हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग अध्याय 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे गांव का प्रशासन। इसमें देखा जाएगा कि गांव में किस तरह से झगड़ा होता है, फिर पुलिस थाना जा कर के रिपोर्ट लिखाया जाता है, पुलिस थाना में क्या क्या कार्य होता है। उसके बाद राजस्व विभाग के भी कार्य को हम लोग देखेंगे। हिंदू अधिनियम दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में एक कविता दिया गया है, जिसका शीर्षक एक बिटिया की चाह है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले इस चैनल को, और वीडियो अच्छे से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि उन सभी को लाभ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं, और वहाँ पे पानी, बिजली, सड़क, ये सभी ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसके अलावे जमीन के दस्तावेज का रखरखाव करना पड़ता है, और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के काम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें किसान, 2 किसान हैं, एक किसान और दूसरे किसान हैं, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। और इसी के बारे में ये पूरा का पूरा कहानी दिया गया है। स्टार्टिंग में गांव में झगड़ा दिया गया है शीर्षक, और इस शीर्षक में देखा जाएगा कि गांव में किस तरह से झगड़ा होता है। तो मोहन एक किसान है, और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है। खेतीहर जमीन मतलब खेती करने योग्य भूमि, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ एक और किसान का खेत है, जिसका नाम है रघु। रघु का खेत भी मोहन के खेत से सटा हुआ है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी। इसके अलावा रघु के ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसका मरहम पट्टी भी किया। मोहन के एक दोस्त, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा और वहां पे रिपोर्ट लिखवाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग पुलिस थाने का क्षेत्र। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया, बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद बॉक्स दिया गया है। चलिए बॉक्स देख लेते हैं, बॉक्स में क्या है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, और जो उसके नियंत्रण में रहता है, लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े, किसी भी चीज का रिपोर्ट उस थाने में लिखवा सकता है। वह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि
लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे, अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई घटना होती है तो आप अपने नज़दीकी सबसे पहले जो नज़दीक में थाना होगा वहाँ पे जाकर के आपको रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा, और वहाँ के जो थानेदार होंगे उसका जो कर्तव्य होता है कि वह घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, जिससे कि तो दुर्घटना अच्छे से क्लियर हो कि किस कारण से हुआ, कौन किया, किसकी गलती थी। चलिए, अगला बॉक्स दिया गया है, अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको सोच के बताना है, वैसे इसका आंसर हमने पहले ही दे चुका हूं। तो अगला है, मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो जमीन विवाद हुआ था कि रघु ने मोहन का मेढ़ जो है सो तोड़ करके अपने खेतों में मिला लिया था। इसी बात को लेकर के मोहन को गुस्सा आया था, जिससे रघु के घर पहुंच गया उसे कहने के लिए कि ऐसा क्यों किया, लेकिन रघु मानने से इनकार कर दिया, इसी कारण से विवाद हुआ था। अगला है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि रघु एक धनी किसान था, सुखी संपन्न परिवार से बिलोंग करता था, और इसका जो ताऊ था यानी चाचा, वो गांव का सरपंच भी था। तो पैसा और पावर दोनों रघु के पास था, इसीलिए मोहन डर रहा था। मोहन के पास उतना कुछ पैसा या फिर पावर था नहीं। अगला है, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। कुछ का मानना था कि ये मामला जो है सो पुलिस को दे दिया जाए ताकि वो अच्छे से जांच पड़ताल करे और रिपोर्ट वहाँ पे लिखवा दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा कि ये सब करना व्यर्थ होगा, पैसे का भी बर्बादी होगा और समय का भी, इससे कुछ होना जाना नहीं है। चलिए, ये सब जो मामला है उसको आगे देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोगों को दिया हुआ है, पुलिस थाने में होने वाला काम। आखिर पुलिस थाना में क्या क्या काम होता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा। यहाँ देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है कि मोहन थानेदार के पास अपना रिपोर्ट लिखवा रहा है और थानेदार यहाँ पे लिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग राजस्व विभाग के काम जानने से पहले ऊपर के बॉक्स जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? ये आप अपने में सुझाव दे सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सुझाव देते हैं, हम भी देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं राजस्व विभाग का जो काम होता है वहां पे वो सब दिया हुआ है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर के जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है।
जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? जमीन का रिकॉर्ड रखना और जमीन को नापना पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहा जाता है। क्या क्या नामों से बुलाया जाता है? पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी या फिर ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो, कुछ भी कहिए, एक ही पद होता है ये सभी। हम यहाँ जमीन का जो लेखा जोखा होता है, जमीन को लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जमीन का लेखा जोखा और उसका रिकॉर्ड पूरा तरीके से अच्छे तरीके से रखता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। चलिए आपको वो दिखा देते हैं। देखिए, ये खसरा 5 है और इस तरीके से पटवारी हिसाब किताब रखते हैं जमीन का। आगे बढ़ते हैं और दिया गया है कि आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेर खिसका कर खेत कोई सीमा बदली गई है। यानी जब वह नाप कर वह देखता कि नक्शे से मिल रहा है उसका खेत या फिर नहीं। अगर नहीं मिलता तो वह वास्तव में खेत को खिसका कर अपने में मिला लिया और नया मेड़ बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। उसके पास जो भी रिकॉर्ड होता है उसी के आधार पर वो सारा काम करता है। भूमि का कर इकट्ठा करना या फिर क्षेत्र में उगने वाली फसलों को सरकार को रिपोर्ट करना, ये सभी कार्य अपने रिकॉर्ड के अनुसार ही वो करते हैं। उसी के आधार पर वो सारा काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिया गया है, इसीलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और उगाने लगते हैं कुछ और। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन की अभिलेख रखता है, कितने गांव का जमीन वो देखरेख करता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं ये पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने ये खसरा आपको दिखा दिया था कि इसी तरीके से पटवारी जमीन का हिसाब किताब रखते हैं। यहाँ पे खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम से है। यहाँ देख सकते हैं जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता यहाँ पे लिखा रहता है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? उसके बाद है रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। अगला है खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो मुख्यतः ये और ये खेत की बात हो रही है और ये पटवारी का रिकॉर्ड है। आपको इसी सब से इसका उत्तर पता करना है। आगे एक बॉक्स दिया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। वह अपने खेतों का नकल निकलवा सकता है।
हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें और अपडेट, ये सारे जितने भी दस्तावेज हैं ज़मीन के, ये सभी अपडेट होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वह किस लिए ज़रूरी है। तो ये सारा का सारा जो भी मामला है यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़िए और इसमें क्या ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ज़रूरी होते हैं या नहीं, आपको बताना है। इसमें दिया गया है, एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो क्या ज़मीन के रिकॉर्ड ज़रूरी है उसके लिए? तो हाँ, ज़रूरी है। अगला है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तो फसल बेचना चाहता है तो इसमें ज़मीन के रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो कर्ज अगर चाहिए तो उसको अपने ज़मीन का जो भी ब्यौरा है उसे देना पड़ेगा। अगला है, एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है। अगला है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है और उसमें सोचना है कि क्या इसमें रिकॉर्ड की आवश्यकता है या नहीं। कुछ और उगाने लगते हैं, उसके बाद यहाँ से या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं। जितने भी राज्य हैं उसको जिले में बांटा गया है। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों के कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, ये सभी नाम से जिले के उपखंड को जाना जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। जिला अधिकारी के नीचे तहसीलदार होते हैं। इसके नीचे कौन होते हैं? तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। ये क्या करते हैं? तहसीलदार पटवारी के कामों का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ये सभी काम किसका है? तो राजस्व अधिकारी का ये सभी काम है। आगे दिया गया है कानून। एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005। चलिए इस कानून को भी हम लोग पढ़ते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। यानी जब भी हम किसान वर्ड बोलते हैं तो उसमें एक पुरुष ध्यान में आता है, माइंड में एक पुरुष आता है और महिलाओं की हैसियत उस खेत में सिर्फ एक मददगार, जो कि उस पुरुष का मदद करता है, बस उतना भर ही माना जाता है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटे में बांट दी जाती थी और बेटियों को हिस्सा नहीं दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है।
यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे छोटी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। वह एकदम निश्चिंत है कि इस जमीन में मेरा भी हिस्सा है। और यहाँ पे जो कविता है वो दिया गया है, एक बिटिया की चाह। कविता आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको स्किप करते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। एक बॉक्स है, चलिए बॉक्स को कवर कर लेते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा उदाहरण था जमीन के आलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का परीक्षण किया। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया गया, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए, जैसे दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, ये सभी। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इन कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। इसके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है और ये जो है सो खाका दिया गया है। आपको ऊपर दिए गए जितने भी सर्वे करना है आप लोग कर सकते हैं। और आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आगे अभ्यास दिया गया है, इसको आप लोग अपने से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि तो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल नहीं बन पाता, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ 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 आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े हमसे और हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे सभी को देखेंगे, सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में इन्वाइट करिए, लाइए, तभी हम लोग अच्छे से और आगे की रणनीति बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।